एपिसोड 6। आनिक्य राणावत को सवाल पसंद नहीं। थोड़ी देर पहले नित्या और अभिमन्यु अर्यांशी को लेकर हवेली के अंदर आने लगे कि तभी रुको, किसी की शांत लेकिन कड़क आवाज उनके कानों में पड़ी। अभिमन्यु ने जब सर उठाकर देखा तो मुस्कुराकर बोला, दीदी आप कब आई? महंगी सिल्क की साड़ी पहने एक औरत जिसने सोने के गहने पहने हुए थे और पूरे श्रृंगार में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनकी उम्र यही 52 साल की होगी, लेकिन दिखने में अभी भी 45 की लगती है। उनकी तीखी नजर नित्या को घूर रही थी। वो अपने हाथ में पकड़ी थाली को लेकर सामने आई और एक नजर नित्या को घूरकर मुस्कुराते हुए अर्यांशी के गाल को छूकर बोली, डॉट आ गई हमारी बच्ची? कितना समय लगा दिया, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए उन्होंने पीछे खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत से कहा, सविता जरा ये आरती की थाल पकड़ो, हम दीपक जला देते हैं। सविता आगे आई और उन्होंने आरती की थाली को पकड़ लिया। वो औरत दीपक जलाने को हुई कि एक मीठी आवाज ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, अगर मेरा वेलकम इस घर की पहली लक्ष्मी यानी कि मेरी मॉम करे तो ज्यादा सही रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। बुआ जी तो हमेशा ये सब करती ही रहती है, आज उन्हें क्यों परेशान करना। अर्यांशी की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और सविता जिसके हाथ में आरती की थाली थी बस वही मुस्कुरा रही थी। वो औरत जिसे उसने बुआ कहकर पुकारा था, उनका चेहरा तो उसकी बात सुनकर काला पड़ गया था। ये है ठाकुर परिवार की मूंग बोली बेटी विशाखा। ये ठाकुर परिवार की मैडम यानी कि अर्यांशी की दादी की दोस्त की बेटी थी, जिनके मरने के बाद उन्होंने ही उनकी बेटी को बड़ा किया, क्योंकि उनकी भी बस एक ही औलाद थी और उन्हें हमेशा से एक बेटी की चाह थी, वह भी पूरी हो गई थी। विशाखा की शादी सिंह फैमिली में हुई थी, लेकिन ये ज्यादातर ठाकुर हवेली में ही नजर आती है, क्योंकि उन्हें ठाकुर परिवार जैसा ऐशो आराम वहां नहीं मिलता। सिंह फैमिली भी अमीर है, लेकिन ज्यादा नहीं, जिनकी तुलना ठाकुर और राणावत खानदान से नहीं की जा सकती। इन्हें नित्या फूटी आंख नहीं भाती, क्योंकि वो ठाकुर परिवार का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है, जो उनके रहते होने से रहा। पर अब जब उनके भाई और भाभी का रिश्ता टूट चुका है तो वही उस हवेली की हेड बनी बैठी है। अभिमन्यु ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। विशाखा एकदम से हंस पड़ी और उसके गानों को थपथपाकर बोली, मेरी बच्ची तुम अच्छा मजाक करती हो, लेकिन जरा अपनी मॉम के बारे में भी सोचो। डॉट उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा जब तुम उन्हें इस घर की लक्ष्मी कह रही थी। आखिर अब वो इस घर की कुछ भी तो नहीं है। उनकी मीठी आवाज के पीछे का कड़वापन और कटाक्ष अर्यांशी को साफ समझ आ रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य अपनी ठंडी आवाज में बोला, बुआ जी आप शायद भूल रही है कि वो हमारी माँ है और उनकी जगह ठाकुर परिवार में किसी भी इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर चाहे उनका मिस्टर ठाकुर से कोई लेना देना हो या ना हो। इस बात को आप जितना जल्दी अपने दिल दिमाग में बैठा लेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगस्त्य, ये क्या तरीका है अपनी बुआ से बात करने का? अभिमन्यु गुस्से से चिल्लाए। अगस्त्य भी गुस्से से बोला, आपकी ये आवाज तब क्यों नहीं ऊंची हुई जब आपकी ये बहन मेरी माँ को नीचा दिखा रही थी? अरे वो कौन होती है उन्हें बताते वाली की उनकी क्या जगह है? जिनके खुद के घर शीशे के हो उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, वरना सामने वाले को उनकी सही जगह बताते देर नहीं लगती। अपनी बात कहने के बाद अगस्त्य गुस्से में अंदर चला गया। मिहिर भी बहुत गुस्से में था, वो भी अपने भाई के पीछे चला गया। अर्यांशी का चेहरा उदास हो गया। आते ही इतना बड़ा तमाशा, ऊपर से अब उसके दोनों भाई गुस्से में वहां से चले गए। अब उसका अपनी आरती करवाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बुझे मन से कहा,
रहने दीजिए, अब मुझे कोई आरती नहीं करवानी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बोलते हुए उसने जैसे ही दहलीज पार करने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया कि तभी बहुत सारी कारों की रुकने की आवाज आई। आर्यांशी के कान बहुत तेज थे और उसने गाड़ियों की आवाज साफ सुनी थी। तभी नित्या जी बोली, लगता है तुम्हारा बड़ा भाई आ गया। ये सुनकर उसकी आंखें खुशी से खिल उठी और वो उल्टे पैर ही वहां से बाहर की तरफ तेजी से भागी। आर्या संभल कर, वो यहीं आ रहा है बेटा, बाद में मिल लेना, आप धीरे चलो वरना गिर जाओगी। नित्या पीछे से बोलती रही, लेकिन मजाल है जो अर्यांशी सुन ले। भागते हुए जब वो बाहर की तरह आई तो एक हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकरा गया। एक पल को उसकी गति धीमी पड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पावर उसके आसपास हो, लेकिन उसे उस पावर से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर करते हुए भागकर अपने भाई के गले से जा लगी। यही पल था जब उसके गले से स्कार्फ उड़कर सामने की हवेली के बाहर खड़ी कार के दरवाजे पर अटक गया। लेकिन अर्यांशी का ध्यान नहीं गया कि उसके गले में डला स्कार्फ, जिससे उसने उस गले के नीचे बने टैटू को छुपाया था, अब वहां स्कार्फ नहीं था। इस बात से अनजान कि जिसे छुपाने के लिए उसने उस स्कार्फ को अपने गले में डाला था, उसका वो स्कार्फ उसी ठंडे क्रूर राजा के पास जा चुका है। और वही ठंडी आंखें उसकी एक झलक पाने को आज अनजाने में ही बेताब हो उठी, जिसकी खबर ना इधर हुई और ना उधर। आर्या को कहाँ दुनिया की परवाह थी, वो तो बस अपने भाई से मिलने की खुशी में आंसू बहा रही थी। उसके इमोशंस अब जाकर बाहर आ रहे थे। उसने उन्हें फिर से गले लगा लिया और रोने लगी। प्रेजेंट अभीर की नजर भी आनिक्य की कार पर पड़ चुकी थी और वो भी हैरान था कि उसकी बहन ने उसे नोटिस तक नहीं किया और सीधा उसके गले लग गई। वो हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी हो रही थी। आज पहली बार उसकी बहन ने, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उसने उसे उस आदमी से ऊपर रखा जिसे वो चाहती थी। ये पहली ही बार था जब वो खुद उसके गले से लगी थी, वरना पहले वही होता था जो प्यार से उसके सर को बहुत हिम्मत करके सहलाता था, क्योंकि पहली वाली अर्यांशी को किसी का टच करना पसंद नहीं थी। भाई देखो, मैं वापस आ गई। अर्यांशी ने अपनी आंखों में ढेर सारी चमक के साथ अभीर को देखकर थोड़ा इमोशनल होकर कहा। ये उसका सबसे बड़ा भाई था जो उससे हमेशा से कहता था कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो उसी की साइड रहेगा। उस वादे को उन्होंने निभाया भी। जब सारिका ने उसके शरीर पर कब्जा किया तो हर कोई उसके बर्ताव से उससे नाराज हो गया, सिवाय उसके मॉम, डैड और भाई के। जब उसने उसके मॉम डैड का डाइवोर्स करा दिया तब भी उसका ये भाई उससे नफरत नहीं करता था, जबकि उसे भी खुद से नफरत हो रही थी कि उसके मॉम डैड के अलग होने की वजह कहीं ना कहीं वही थी। वही जानती थी कि अपने परिवार के पास लौटने के लिए वो कितना तड़पी और झटपटाई थी, लेकिन उस कैद के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिला। पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके नानाजी ने उसे हमेशा से सिखाया था कि उम्मीद आखिरी सांस तक जिंदा रहनी चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी को फिर से जीत सकते हैं। अभीर उसके पहले वाले बचपने को देखकर हंसा और उसके गालों को खींचकर बोला, हाँ सच में आज मेरी आर्य वापस आ चुकी है। सो वेलकम माय डॉल। उनके कहने के अंदाज पर वो हंस पड़ी। फिर कुछ याद करके बोली, अरे बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे भाई, जल्दी चलो वरना वो बुआ फिर से मॉम को कुछ ना कुछ सुना ही देंगी। तो वो फिर आ गई? अभीर ने बिना भाव के पूछा। हाँ वो आ गई, लेकिन वो मॉम से ऐसा क्यों कह रही थी कि अब वो इस घर की कुछ भी नहीं है? ये कहने के बाद उसकी तिरछी नजर अपने भाई पर टिक गई, जिसका चेहरा कठोर हो गया था। ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे तुम जान जाओगी कि घर में क्या चल रहा है। बस जितना हो सके बुआ से दूर रहना, वो भरोसे के लायक नहीं है। वह यहाँ बस हमारे परिवार को तोड़ने के लिए है।
ठीक है भाई, जैसा आप कहेंगे आर्या भी बिल्कुल वैसा करेगी, उसने बहुत ही क्यूटेली कहा, जिस पर अभीर को अपनी बहन आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लगने लगी। जब वो साथ में दरवाजे पर पहुंचे तो जैसा अर्यांशी ने कहा था वही हो रहा था। विशाखा उनकी मॉम को ताने मार रही थी और उनके डैड अपनी मुंह बोली बहन को शांत कर रहे थे। पर वो कहाँ इतने में शांत हो सकती थी, आज उनका ईगो जो हर्ट हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? अपनी सर्द आवाज में अभीर ने कहा। नित्या, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो दूसरी तरफ चेहरा करके उन्हें साफ करने लगी जिससे उनके बच्चे उन्हें रोते हुए ना देख पाए। अभीर, मैंने तुम्हारी माँ से बस सच कहा है, और वो ऐसे रोकर दिखाने लगी जैसे मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया हो। विशाखा ने बेशर्मी से कहा। वो ऐसी ही थी, उसे अपनी गलती कभी नजर नहीं आती थी। वही उनकी बात सुनकर अर्यांशी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इस औरत का मुंह नोच लेना चाहती थी, पर वो सबके सामने अपना वो रूप नहीं दिखा सकती थी। ऐसा भी कौन सा सच कह दिया आपने बुआ जी? अर्यांशी ने अपने गुस्से को दबाकर कठोर भाव से उनसे पूछा। विशाखा को आज आर्यांशी की काफी बदली बदली लग रही थी, पर उन्होंने इसे वहम समझकर छोड़ दिया और नित्या को देखकर बोली, अब ये इस घर की बहू तो है नहीं मगर फिर भी जब देखो तो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। माना ये तुम बच्चों की माँ है, लेकिन अपनी हद भी नहीं भूलना चाहिए। कल को मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो क्या तब भी ये ऐसे ही जब मन किया आती रहेगी? डैड दूसरी शादी क्यों करेंगे? उनकी शादी ऑलरेडी मॉम के साथ हो चुकी है। अर्यांशी सच जानती थी, लेकिन उसे तो अनजान बनने का नाटक करना ही था। विशाखा हैरान रह गई। वो जवाब देती कि अभिमन्यु बीच में बोल पड़े, ये सब बातें होती रहेगी। नित्या, आप हमारी बेटी की आरती उतारे जिससे वो अंदर जा सके। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, उसका इतनी देर खड़ा रहना ठीक नहीं है। नित्या भी समझ गई और उन्होंने आरती की थाली ली और अपनी बेटी को कुमकुम लगाने को हुई कि तभी अर्यांशी ने उनके पल्लू को पकड़ा और अपने सर को ढककर बोली, अब लगाइए। उसकी इतनी प्यारी हरकत पर सब मुस्कुरा दिए। अभिमन्यु और अभीर की आंखें तो तारों की तरह चमक रही थी। नित्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को टीका लगाया और फूलों को उसके ऊपर डालकर आरती करने लगी। वो सीन बहुत ही प्यारा था। अगस्त्य और मिहिर भी सेकंड फ्लोर पर खड़े ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाहर मैन एंट्रेंस पर भी कोई था जिनकी आंखें आर्या को देखकर खुशी से चमक उठी थी। अभिमन्यु ठाकुर की नजर भी बाहर खड़े शख्स पर गई तो वह हंसकर बोले, शेखर, वहाँ क्या खड़े हो, यहाँ आओ और देखो, हमारी आर्या घर वापस आ गई है। शेखर राणावत मुस्कुराते हुए उनके पास आए और अर्यांशी को गौर से देखने लगे। आर्या, तुम्हें याद है बचपन में तुम एक बार इनसे मिली थी? अभिमन्यु ने शेखर को उससे मिलाने से पहले कहा। अर्यांशी मुस्कुराकर, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये वही अंकल है जिन्होंने मेरी सारी जड़ी बूटियां जो नाना जी ने मुझे तोहफे में दी थी ले ली थी। अच्छा, ले ली थी, या फिर आप मुझसे वो जड़ी बूटियां हार गई थी? शेखर जी ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। पहले तो आप मुझसे चेस में जीत गए थे, लेकिन अब आप नहीं जीत सकते। ये कहते हुए आर्या के चेहरे पर अलग ही तेज और खुशी नजर आ रही थी। ठीक है, इसका फैसला भी हम किसी दिन फुर्सत से बैठकर करेंगे। अभी तो आपको फिर से पहले जैसे एक जिंदा दिल लड़की बना देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, वरना तुम्हारा 5 साल वाला रूप देखकर तो मुझे लगा था जैसे हमारी पहली वाली अर्यंशी हमसे बहुत दूर चली गई है। पर नहीं, तुम्हें आखिरकार सब याद आ गया। वो तो होना ही था शेखर अंकल। अब मैं हमेशा बिना अपने असली बिहेवियर को जाने तो रह नहीं सकती थी।
कभी ना कभी तो उस अर्यांशी को वापस आना ही था। उसने अपनी स्पार्कल आंखों से उन्हें देखते हुए जवाब दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। शेखर राणावत ने प्यार से उसके सर को सहला दिया। अब यही खड़े होकर बातें करनी है या अंदर भी चलोगे? अभिमन्यु, जो कब से अपनी बेटी को खुद को इग्नोर करके उनके दोस्त से बात करते देख रहे थे, जब उनसे रहा नहीं गया तो चिढ़ते हुए उन्होंने शेखर को ताना मारा। आर्या, तुम्हें नहीं लगता कि कहीं से जलने की बू आ रही है? लगता क्या है अंकल, जलने की स्मेल मेरे बगल से ही आ रही है। ये कहकर वो हंसने लगी। शेखर भी हंसने लगे। नित्या और अभीर को भी अभिमन्यु की हालत देखकर हंसी आ गई। वही सबको अपने ऊपर हंसता देख अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बिना कुछ बोले अंदर चले गए। हंसी की गूंज पूरी हवेली में गूंज गई। सेकंड फ्लोर पर खड़े अगस्त्य और मिहिर भी नीचे आ गए। उनका भी मन अब अकेले लग नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। शेखर राणावत की वजह से विशाखा भी शांत बैठी हुई थी। नित्या अपने हाथों से आर्या को खाना खिला रही थी, क्योंकि उसकी जिद थी कि वो घर का ही खाना खाएगी, वह भी उनके हाथों का। कैसा है टेस्ट? नित्या ने मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा। मॉम, किसी माँ के हाथ का खाना बेकार हो सकता है भला, जब उसे इतने प्यार और परवाह से बनाया गया हो? उसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर नित्या हंस के उसके कान को पकड़कर बोली, बहुत बातें आने लगी है। कहीं डॉक्टर ने कोई स्पेशल फंक्शन वाली चिप तो तुम्हारे अंदर इंस्टॉल नहीं कर दी? डॉक्टर ने तो नहीं, लेकिन नाना जी ने जरूर कर रखी थी। वो हल्के से बुदबुदाई, जिसे सुनकर नित्या बोली, क्या बड़बड़ा रही हो खुद से? कुछ नहीं मॉम, आप बस खाना खिलाइए। ये पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी है, आप मुझे भी इसे बनाना सिखाना। अच्छा, तो अब मेरी बेटी कुकिंग भी सीखना चाहती है? कोई शक? आर्या ने अपने माथे पर आ रहे बालों को अदा से हटाते हुए कहा। नित्या शांत हो गई और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। उन्हें इस तरह देखकर जहां बाकी सब खुश थे, वही विशाखा बेचैनी से किसी को बार बार फोन लगा रही थी। उनके कानों को उन माँ बेटी की हंसी चुभ रही थी। दूसरी तरफ स्वर्ग महल में आनिक्य शर्टलेस अपने अंधेरे कमरे में पुशअप कर रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव और गुस्सा नजर आ रहा। वो अपने रूम में एक्सरसाइज तभी करता था जब किसी बात ने उसे गुस्सा दिलाया हो। उसके चौड़े कंधे और मस्कुलर बॉडी बिना शर्ट की इतनी सुंदर लग रही थी कि लड़की क्या लड़का भी खुद को गे बनने से नहीं रोक पाता। उसके एट पैक्स पर छाई वो पसीने की परत हीरे जैसी चमक रही थी। वो बहुत ही सेक्सी और खतरनाक लग रहा था। पूरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी, जिसमें बस उसकी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जो गुस्से की वजह से तेज हो चुकी थी। वो पिछले 1 घंटे से पुशअप कर रहा था, लेकिन मजाल हो जो वह एक बार भी रुका हो। वो अभी भी पहले जैसा ही था, ना वो थका था और ना ही उसे देखकर लग रहा था कि वह अब रुकेगा। उसकी ग्रीन हेजल आंखें गुस्से से खूनी लाल थी, जो एकटक एक ही दिशा में किसी चीज को घूरे जा रही थी। उसकी कठोर पत्थरीली नजरें अर्यांशी के नाम पर टिकी थी, जो उस स्कार्फ पर लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों वो जब से आया था वो सीन उसकी नजरों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से चिल्लाए और पीठ के पल वही ठंडे फर्श पर लेट गया। उसकी पत्थर जैसी कठोर आंखें अब सीलिंग को घूरने लगी थी। मेरे ख्यालों से दूर रहो वरना तुम्हें ही ख्याल बना दूंगा, उसकी सर्द आवाज रूम में गूंज गई। किसे ख्याल बनाना चाहते हो? पीछे से किसी की आवाज आई, जिसे सुनकर आनिक्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा खोली तो अब उनमें गुस्सा नहीं था। अब वो पहले जैसी हो गई थी।
वरदान अंदर आया और सोफे पर बैठकर बोला, तूने जवाब नहीं दिया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दा आनिक्य राणावत को सवाल पसंद नहीं है और ना ही ज्यादा बोलना। जिस काम के लिए आए हो वो बोलो। आनिक्य ने उसके टोंट को नजरअंदाज कर दिया और खड़े होकर टॉवल से अपना पसीना साफ करते हुए बोला, काम ये है कि जिस साइंटिस्ट को हम ढूंढ रहे थे उसकी जगह का पता आर्क ने लगा लिया था, लेकिन हमारे हाथ लगने से पहले ही वहां बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ बर्बाद हो गया। वहां एक टुकड़ा भी नहीं बचा है जिससे हम उसे पहचान सके। सब कुछ देखने के बाद यही लग रहा है कि वो मारा गया है और उसके साथ उसका आविष्कार भी। ऐसा नहीं हो सकता। वो मरा नहीं है। उसे ढूंढो, तभी हमें सच पता चलेगा कि उसका हमारे बीच घुसने का क्या मकसद था। आर्क से कहो कि वो पूरे आइलैंड का कोना कोना चेक करे, कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। मुझे किसी भी हाल में वो साइंटिस्ट अपने कदमों में चाहिए। आनिक्य ने सर्द लहजे में कहा। उसका चेहरा इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि अगर वरदान के अलावा उसे कोई ऐसे देखता तो डर के कांप जाता। माथे की उभरी नशे उसे बहुत भयानक बना रही थी और आंखों में खूनी लाल रंग जो उसकी आंखों को डरावना बना रही थी। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसे पता चलता कि उसकी आंखें पीली रोशनी से चमक रही थी। आर्यांशी के ख्याल से ही जब उसके अंदर इतना गुस्सा भर रहा है, तो जब वो उसके सामने आएगी तो वो कैसे अपने गुस्से को रोक पाएगा? क्या आनिक्य जिस साइंटिस्ट को ढूंढ रहा है वो आर्यांशी से जुड़ा है? एपिसोड 7। तुम आर्या नहीं हो सकती तो तुम कौन हो? ठाकुर हवेली। आर्यांशी को खाना खिलाने के बाद नित्या ने प्लेट सविता को दे दी, जिसे वो किचन में रखने चली गई। अभी सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी नित्या को कुछ याद आया और उन्होंने अभीर से पूछा, बेटा आकृति कहाँ है? तुम दोनों तो साथ ही गए थे मीटिंग के बाहर, फिर वो क्यों नहीं आई अब तक? उनकी बात सुनकर अभिमन्यु और शेखर को भी आकृति का ख्याल आया और वो भी सवाल भरी नजरों से अभीर को देखने लगे। अभीर को याद आया कि जब उसकी कार आकृति की टैक्सी के पीछे थी 1 घंटे पहले, बॉस मैडम ने ठाकुर हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते की जगह दूसरा रास्ता लिया है। अभीर जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उसकी भावें सिकुड़ गई और वो बिना भाव के बोला, पीछा करो। असिस्टेंट को भी यही उम्मीद थी कि उनका बॉस ऐसा ही कुछ जवाब देगा। ड्राइवर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और कार को टैक्सी की दिशा में मोड़ लिया। कुछ देर बाद उनकी कार एक घनी बस्ती से होकर गुजरी। उस जगह को देखकर अभीर की आंखें छोटी हो गई। ये लड़की इस तरह की जगह पर क्यों आई है? उसकी सर्द नजरें टैक्सी पर ही टिकी हुई थी। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था और वो बस अपने आसपास की जगह को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी असिस्टेंट की आवाज फिर से आई, मैडम बाहर निकल गई है और एक पतली गली में जा रही है। बॉस, क्या हमें उनका पीछा करना है? नहीं। अभीर की ठंडी आवाज आई। असिस्टेंट हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, क्या बॉस को मैडम की बिल्कुल फिक्र नहीं है? वो यहाँ इस एरिया में अकेली गई है, अगर कुछ हो गया तो? ये सोचते हुए उसे टेंशन होने लगी और जैसे ही वो पूछने को हुआ कि तभी उसने देखा कि कार का डोर खुला और अभीर खुद ही बाहर निकल गया। असिस्टेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज से वह होश में आया और जल्दी से कार से बाहर आ गया। उसने देखा उसके बॉस लंबे लंबे कदम लेते हुए उसी पतली गली में जा रहे थे जहां उसकी मैडम गई थी। वो भी भागते हुए उनके पीछे गया। जब वो गली के आखिर में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें वही जम सी गई। असिस्टेंट जो उसके थोड़ी ही दूरी पर था, उसकी नजर भी सामने गई तो पहले तो वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, मैडम
सच में कितनी दयालु है, वो यहाँ इन बच्चों के लिए आई थी। अभीर ने कुछ नहीं कहा, उसकी नज़र तो मुस्कुराकर बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही आकृति पर था, जो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वो जिस घर के सामने खड़े थे वो एक छोटा सा आश्रम था, जिसके छोटे से गार्डन में एक बेंच पर आकृति छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिए खाना खिला रही थी। उन्हीं के बगल में कुछ और बच्चे खड़े थे और उनके पीछे एक अधेड़ उम्र की औरत जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। मिस आकृति डॉट अच्छा हुआ जो आप आ गई, वरना ये तो आज खाना ही नहीं खा रही थी और जिद कर रही थी कि मुझे तो बस आकृति दीदी के हाथ से ही खाना है, अगर वो नहीं आई तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, उस औरत ने हंसते हुए कहा। जब आकृति ने ये बात सुनी तो प्यार से लेकिन थोड़ी सख्ती से बोली, उस 12 साल की लड़की से बोली जो बड़े मजे से उसके हाथ से खाना खा रही थी। सेजल डॉट इस तरह से काकी को तंग नहीं करते। मैंने कहा था ना कि मैं काम से शहर से बाहर जा रही हूँ और मिलने नहीं आ पाऊंगी, मगर फिर भी आपने जिद की। ये बोलते हुए उसने आंखें दिखाई तो सेजल उदासी से बोली, दीदी डॉट कल मुझे मेरे नए मम्मी पापा लेने आ रहे हैं, उसके बाद मैं पता नहीं आपसे कब मिलूंगी, इसलिए सोचा आज ही सारी जिद कर लेती हूँ, वरना बाद में आप कहाँ होंगी मेरी जिद पूरी करने के लिए। बोलते हुए उसकी 2 मासूम और सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगे। आकृति की आंखें भी भर आई, उसने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर को सहलाकर बोली, शश, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। और किसने कहा आपसे कि हम मिल नहीं पाएंगे? छोटी सेजल ने एक तरफ इशारा कर दिया। जब आकृति ने उस तरफ देखा तो वहां 15 साल का एक लड़का खड़ा था, जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी जो दिखने में पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी थी, जिसके नीचे उसने काला पैंट पहना था जो देखने से ही कई बार पहना हुआ लग रहा था, लेकिन वो पुराने कपड़े भी उस पर खूब फब रहे थे। लड़का अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा लंबा और मजबूत था। कोई भी देखकर बता सकता था कि वो जब बड़ा होगा तो बहुत हैंडसम होगा। विहान डॉट तुमने अब क्या कहा सेजल से, जो वो इतना डरी हुई है? विहान उनके पास आया और बिना डरे बोला, मैंने वही कहा जो सच है। जो लोग इसे लेने आ रहे हैं वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि वो हमें सेजल से मिलने भी देंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ से ना जाए। वैसे भी 12 साल की तो हो ही गई है और 3 साल उसके बाद तो ये हाई स्कूल में होगी। हाँ विहान, लेकिन अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो, और रही बात वो कैसे लोग हैं तो हम सब है ना। अगर उन लोगों ने सेजल को जरा भी तंग किया तो वो सबसे पहले हमें बताएगी, और तुम सब तो एक ही स्कूल में जाओगे तो इससे ये पता करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो लोग सेजल को कैसा ट्रीट करते हैं। विहान ने इस बारे में सोचा, फिर एक बार सेजल को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने बिना मन के हाँ में सर हिला दिया। आकृति ने उसके बालों को सहलाया और बोली, तुम तो अभी से ही इतने तेज हो, बड़े होकर तो लगता है रॉकेट बन जाओगे। उसकी इस बात पर सेजल के साथ साथ सभी बच्चे हंसने लगे। काकी जो बगल में खड़ी थी वो भी हंसकर बोली, ये शैतान है डॉट, वैसे तो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जब बात इसकी दोस्त की हो तो एक ही दिन में 1000 शब्द भी बोल सकता है। उनकी बात पर फिर से सब हंसने लगे। विहान ने अपने बालों में हाथ फेरा और मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। ये उसकी आदत थी, जब भी कोई उस पर हंसता वो ऐसे ही करता। अभीर जो ये सब देख और सुन रहा था उसके होठों पर भी स्माइल थी, लेकिन विहान जिसकी पीठ उसकी तरह थी, वह जैसे ही विहान घूमा तो अभीर की नज़र उसके चेहरे पर ही अटक गई और होठों पर आई छोटी से हंसी गायब हो गई। वो हैरानी से उस चेहरे को देख रहा था जो किसी अपने से मिलता था। फ्लैशबैक एंड। अभीर, अभीर, कहाँ खोए हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आकृति कहाँ है? अपनी मॉम के बार बार बुलाने पर वो एकदम से होश में आया और बोला, क्या? हाँ वो आकृति।
यहाँ हूँ मैं, पीछे से एक मीठी आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा जहां से एक बहुत ही सुंदर लड़की आ रही थी। नित्या खड़ी हो गई और प्यार से बोली, बेटा, इतनी देर कहाँ लग गई? अभीर से कब से पूछ रही ही लेकिन वो भी कुछ नहीं बोला। आकृति ने एक नज़र अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को देखा और एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, माँ, मैं बस अपनी एक दोस्त के घर गई थी। एक्चुअली उसे कुछ काम था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि मुझे वहां छोड़ दे और आप लोगों को इसलिए नहीं बताया होगा ताकि आपको बुरा ना लगे कि आर्या हॉस्पिटल से आई है और मैं अपनी दोस्त के पास चली गई। नहीं बेटा, हम क्यों बुरा मानेंगे? आर्या जैसे हमारी बेटी है, तुम भी हमारी बेटी हो और जो तुम्हारा मन करता है वो करो। हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। आकृति मुस्कुराई और नित्या जी के गले लग गई। उसकी आंखें नम थी और होठों पर स्माइल वो गले लगे ही अभीर को देखते हुए मन में बोली, आप कैसे भी हो लेकिन किस्मत वाले बहुत हो जो इतनी प्यारी माँ मिली है। आपने मुझे प्यार भले ना दिया हो लेकिन एक प्यारा परिवार जरूर दिया है। ये सोचते हुए उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गई। उसे रोता देख अभीर का दिल बेचैन हो गया। क्या वो उसकी आज की हरकत से दुखी है और उसके आंसुओं की वजह वही है? उसने सोचा। भाभी, आप भी बैठिए और कुछ खा लीजिए। माँ ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है और उनसे ही पता चला कि आपकी और मेरी पसंद तो काफी मिलती है। आकृति ने हैरानी से सोफे पर बैठी एक अलग ही लड़की को देखा और उसके मुंह से अचानक से ही निकल गया, तुम आर्या हो? उसके इस सवाल पर सब उसे अजीब ढंग से देखने लगे। वही अर्यांशी जो बड़े मजे से गुलाब जामुन मुंह में रखे ही वाली थी कि उसके सवाल को सुनकर वो उसके हाथ से फिसल गया और वापस चाशनी से भरे बाउल में गिर गया। वो अपनी जेट ब्लैक आंखों से कभी अपनी भाभी को देखती तो कभी गुलाब जामुन को। उसका ऐसे टुकुर टुकुर देखना सभी के मन को मोह गया था। यहाँ तक कि आकृति भी मंत्र मुग्ध जिसके उसकी आंखों में खो गई थी। उसे तब होश आया जब अर्यांशी ने उसका नाम लिया। मिसेज आकृति, अभीर ठाकुर, आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे गुलाब जामुन पर नजर डाले। ये सब सिर्फ मेरे लिए है, इनका एक टुकड़ा, क्या ये चाशनी भी नहीं मिल सकती? ये कहते हुए उसने कांच के बाउल को अपने करीब कर लिया जैसे आकृति अभी उन्हें छीन लेगी। अब हैरान होने की बारी बाकी सबकी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि आर्या इस बात से गुस्सा होगी कि वो उसी से उसके बारे में कैसे पूछ सकती है, लेकिन यहाँ तो गुलाब जामुन जरूरी है। विशाखा सिंह का तो अब सर फटा जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है तो वह शांति से वहां से निकल गई और हवेली के बाहर किसी का इंतजार करने लगी। हवेली के अंदर आकृति को फिर से एक झटका लगा और इस बार वो सीधा आर्यांशी के सामने बैठकर बोली, तुम आर्या नहीं हो सकती? वो तो चिड़ी हुई रहती थी, घमंड में रहती थी और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन वही तुम तो कितनी क्यूट हो। फिर उसके करीब जाकर तुम्हारी आवाज आज से ज्यादा इतनी सुरीली और मीठी नहीं सुनाई दी। और ये आंखें गहरी काली तो थी लेकिन इतनी चमकदार कि इनके आगे तो हजारों तारों की चमक भी फीकी पड़ जाए। आर्यांशी ने जब एक लड़की के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनी तो उसके गाल और कान लाल हो गए और वो ब्लश करते हुए अपने भाई को देखकर बोली, संभालिए अपनी बीवी कोडोट, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पसंद करने की जगह मेरे ऊपर ही लट्टू हो जाए। फिर मत कहना कि वान नहीं किया। उसकी बात सुनकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाया और सभी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे, सिवाय अभीर और आकृति के जो झेंपते हुए यहाँ वहाँ देखने लगे। इसके भाई को कौन पसंद करेगा? जल्लाद कहीं का सीधे मुंह बात तक नहीं करता, करे भी क्या, आती ही नहीं है बात करना, आता है तो बस ऑर्डर देना। मुझे तो समझ नहीं आता कि इन्हें बिजनेसमैन किसने बना दिया।
इन्हें तो जज बनना चाहिए था, जिससे पूरे दिन हथौड़ा मारकर ऑर्डर ऑर्डर करते रहते। हाँ हाँ हाँ, अर्यांशी, जिसने उसकी बात सुन ली थी, जोर जोर से हंसने लगी और आकृति को देखकर बोली, भाभी क्या सोच है? बिल्कुल सही, भाई को बिजनेसमैन नहीं जज होना चाहिए था। कला कोट पहने हथौड़ा मारकर ऑर्डर ऑर्डर कहते रहते। आकृति भी हंसने लगी। मतलब तुम भी मानती हो कि तुम्हारे भाई को बस ऑर्डर देना आता है? आर्या ने सर हिलाया और दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। नित्या की आंखें हल्की नम हो जाती है, उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। यही हाल अभिमन्यु का भी था। अपनी बेटी की इतनी प्यारी मुस्कान को इतने सालों बाद देखकर उनके दिल का वो खालीपन भर गया था जो इतने सालों से खाली था। वहीं अभीर उन दोनों को बुरी तरह घूर रहा था। अगस्त्य और मिहिर भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई को देख रहे थे, जिसका आज पहली बार मजाक बना था। आर्या, अभीर ने अपनी सॉफ्ट आवाज में उसे पुकारा। अर्यांशी, जिसका हंसते हंसते पेट दुख रहा था, अपने भाई के बुलाने पर उठ गई और सीधा उसकी गोद में बैठ गए और अपना सर अभीर के कंधे पर रख लिया। अभीर मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाने लगा। आकृति भी अब शांत हो चुकी थी और जब उसने उन दोनों भाई बहन को ऐसे देखा तो उसे फिर से हैरानी हुई और वो सोचने लगी, आज कुछ तो बदला है। नहीं, कुछ नहीं, आर्या ही बदल चुकी है। वो तो कभी इतनी प्यारी थी ही नहीं। हर बार जब भी अभीर उसे लाड करता तो वो चिढ़ जाती और कहती कि अब वो छोटी बच्ची नहीं है, इसलिए उसे उस तरह ट्रीट ना करे। वो अभी सोच ही रही थी कि किसी ने उसके कान में कहा, आपको भी यकीन नहीं हो रहा ना? आकृति ने अपने बगल में देखा जहां मिहिर बैठा था। भाभी, आपको अभी शौक लगा है? हमसे पूछिए जिसे सुबह से ही शौक लग रहा है। झटके लगते लगते अब हमें आदत हो गई है, ऐसे ही आपको भी हो जाएगी। आकृति उसे असमंजस में देखने लगी। तब मिहिर ने कहा, दरअसल भाभी, आर्या की पिछले 5 साल की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन उसकी बचपन की सारी यादें वापस आ गई है। भाई इसलिए इतने हैरान नहीं है क्योंकि बचपन में वो और आर्या दोनों नाना जी के साथ ही रहे हैं और बचपन में साथ रहने की वजह से वो भाई के ज्यादा करीब थी, इसलिए भाई से बेहतर उसे कोई नहीं जानता है। यही वजह है कि उसके बदल जाने पर भी भाई ने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे प्यार ही किया। अब आकृति को सब समझ आ रहा था। उसका चेहरा भी चमक उठा और वो मुस्कुराकर बोली, ये तो कितनी खुशी की बात है मिहिर। हमारी आर्या एकदम ठीक हो चुकी है। अच्छा ही है जो वो 5 साल की यादें भूल गई, कम से कम अब वो अपना एक बेटी होने का फर्ज तो निभाएगी। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मिहिर ने अपने बड़े भाई और छोटी बहन को देखते हुए कहा, जो ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक बाप अपनी बेटी को लाड कर रहा हो। तभी शेखर राणावत बोले, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। उनकी आवाज में झिझक और गंभीरता को भांपते हुए सबकी नजर उनकी तरफ चली गई। अर्यांशी भी सीरियस हो गई और उन्हें देखने लगी क्योंकि शेखर जी की नजर भी उस पर थी। क्या बात करनी है शेखर? अभिमन्यु ठाकुर ने पूछा। आनिक्य सगाई के लिए मान गया है। वो आर्या से सगाई करना चाहता है। क्या? एक तेज शॉक्ड आवाज सबको सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब हॉल में मौजूद सबने उस तरफ देखा तो सामने विशाखा बुआजी खड़ी थी और उनके हाथ में कोई गिफ्ट था जो शौक की वजह से उनके हाथ से छूट गया था। अर्यांशी की आंखें सिकुड़ गई और वो खुद से ही बड़बड़ाई, ये बुआ तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली हो और उनकी सौतन तलवार की तरह उनके सर पर लटकी हो। सभी जो विशाखा जी को देख रहे थे, अब उनकी नजर फिर आर्यांशी पर चली गई, जो ऐसे मासूम बनी हुई थी जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। अभी आकृति,
मिहिर दोनों अपनी हंसी रोके बैठे थे और अंदर ही अंदर हंस रहे थे। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तो बस मैंने टिप्पणी दी है। अब बुआ जी ऐसा चेहरा बनाएगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बोलते हुए अर्यांशी ने अपने कंधे उचका दिए। विशाखा बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उन्हें अर्यांशी से भी चिढ़ हो रही थी, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से वो शांत खड़ी थी। उन्होंने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैं हैरान इसलिए हुई क्योंकि तुम आनिक्य को फूटी आंख नहीं भाती। ऐसे में उसका सामने से कहना कि वो तुमसे सगाई करना चाहता है, जबकि उसने ही पहले सगाई तोड़ दी थी बिना घर के बड़ों के बारे में सोचे। तो अब कैसे विश्वास हो जाएगा कि वो सच में तुम जैसी बिगड़ैल, घमंडी और पैसे उड़ाने वाली लड़की से सगाई करे? फ्लो में बुआ जी कुछ ज्यादा ही बोल गई, बिना ये देखे कि सबकी जलती नजरें उन्हें ही घूर रही थी। जब तक एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। वो अपनी बात को क्लियर करते हुए बोली, ऐसा मैं नहीं कहती, बल्कि वही राणावत साहब का बेटा कहता है। उन्होंने आखिर में सारा दोष आनिक्य पर डाल दिया। उनके सफाई देने पर किसी ने आगे बात नहीं की। वो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। ये सोचने वाली बात थी कि अचानक से जो जिस बात के जिक्र से भी गुस्से से भर जाता था, आज उसने सामने से सगाई का प्रस्ताव रखा है। मेरी बहन उस इंसान से सगाई तो क्या शादी भी नहीं करेगी जो उसकी इज्जत तक नहीं करता। अभीर की बात को किसी ने नहीं टाला, क्योंकि सब यही चाहते थे कि अब उनकी बेटी बहन की लाइफ में कोई ऐसा आए जो उसकी इज्जत करता हो और उसे उतना ही प्यार दे जितना वो सब उससे करते हैं। क्या कोई अभीर का फैसला बदल पाएगा? आखिर विशाखा बुआ इतनी हैरान क्यों थी? जब उन्होंने सुना कि आनिक्य खुद अर्यांशी से सगाई करना चाहता है,